हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल A1 स्टडी सेंटर पर। मैं चेतन कुमार आपके लिए लेकर आया हूँ स्वतंत्र भारत में राजनीति चैप्टर नंबर 1 से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें आज शुरू करेंगे। फिर से चैप्टर नंबर 1 जहाँ कल समाप्त किए थे आज वहीं से पुनः शुरू करेंगे। तो आइए बिना देर किए हुए अपने चैप्टर को जो है ना शुरू करते हैं। उससे पहले हम देखेंगे महात्मा गांधी द्वारा दिए गए उस स्टेटमेंट को जो उन्होंने कोलकाता में 14 अगस्त 1947 को दिया था। इस स्टेटमेंट में वह कहते हैं कि कल हम अंग्रेजी राज की गुलामी से आज़ाद हो जाएंगे, लेकिन आधी रात को भारत का बंटवारा भी होगा। इसलिए कल हमारे लिए खुशी का दिन होगा और गम का भी। महात्मा गांधी 14 अगस्त 1947 को यह अपने भाषण के दौरान कोलकाता में बताया। आइए देखते हैं ऐसा उनको क्यों कहना पड़ा, क्योंकि सबको पता था कि आज़ादी तो मिलेगी लेकिन देश बंट जाएगा, देश दो भागों में बंटने वाला था। खैर ये तो होना था। हम आज इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि राष्ट्र निर्माण के राह में वह 3 चुनौती कौन कौन सी थी जो हमें गंभीर रूप पे जो है ना समस्या बनी हुई थी। आज हम उन्हीं चुनौतियों के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। क्या लिखा हुआ है? मुख्य तौर पर भारत के सामने 3 तरह की चुनौतियां थी। पहली और तत्काल चुनौती एक सूत्र के एकता के सूत्र में बंधे एक ऐसे भारत को गढ़ने की थी जिसमें भारतीय समाज की सारी विविधताओं के लिए जगह हो। भारत अपने आकार और विविधता में किसी महादेश के बराबर था। यहाँ अलग अलग बोली बोलने वाले लोग थे जिनकी संस्कृति अलग अलग थी और वे अलग अलग धर्म के अनुयायी थे। उस वक्त आम तौर पर यही माना जा रहा था कि इतनी विविधताओं से भरा कोई देश ज़्यादा दिनों तक एकजुट नहीं रह सकता। देश के विभाजन के साथ लोगों के मन में समाई यह आशंका एक तरह से सच साबित हुई थी। भारत के भविष्य को लेकर गंभीर सवाल खड़े थे। क्या भारत एक रह पाएगा? क्या ऐसा करने के लिए भारत सिर्फ राष्ट्रीय एकता की बात पर सबसे ज़्यादा जोर देगा और बाकी उद्देश्य को तिलांजलि दे देगा? क्या ऐसे में हर क्षेत्रीय और उप क्षेत्रीय पहचान को खारिज कर दिया जाएगा? उक्त बात उस वक्त का सबसे तीखा और चुभता हुआ एक सवाल यह भी था कि भारतीय क्षेत्रीय अखंडता को कैसे हासिल किया जाए। कहने का मतलब इस प्रकार की सवालें उस समय जो है ना बहुत ही ज़्यादा जो है ना सक्रिय हो गया था, खासकर भारत की एकता को लेकर। आपको पता होना चाहिए कि जिस समय भारत आज़ाद हुआ, भारत में कुल रियासतों की संख्या 565 था और ये 565 रियासत कैसे भारत में विलय करे, अधिक से अधिक विशाल भारत का जो है ना वो गठन हो सके, इसका निर्माण कैसे हो, इसके लिए जो है ना कमेटी का गठन किया गया था। इसमें सरदार पटेल को जिम्मा दिया गया था कि आप भारत की एकता अखंडता के बारे में चिंतन करें, और यह हमारे लिए सबसे बड़ा समस्या बना हुआ था क्योंकि कुछ ऐसे क्षेत्र थे। आपको पता होना चाहिए कि भारत की बंटवारा जो हुआ था वह धार्मिक आधार पर हिंदुस्तान और पाकिस्तान का जो है ना बंटवारा हुआ, हिंदू मुस्लिम का बंटवारा हुआ। ऐसे में कुछ ऐसे राज्य थे भारत के जो 2 टुकड़ों में बटा, और जहाँ की मुस्लिम आबादी पाकिस्तान में और हिंदू आबादी भारत में। तो देख सकते हैं कि वह टूटकर अलग बढ़ा, ठीक है। और कुछ ऐसे जगह थे जो भारत के अंदर ही पड़ता था, लेकिन मुस्लिम आबादी होने के कारण या मुस्लिम शासक होने के कारण किसी न किसी प्रकार की समस्या वहाँ भी बनी हुई थी। जैसे आपका कुछ जगह का नाम हम बताते हैं। जूनागढ़ जो गुजरात में है, या जम्मू कश्मीर का नाम आप कश्मीर को ले सकते हैं, या फिर आप पंजाब ले सकते हैं, या आप मिज़ोरम तरफ का ले सकते हैं, मणिपुर ले सकते हैं। ये सब जो है ना
इन यहाँ ये कुछ ज़्यादा ही समस्या उठ खड़ा हुआ था। ऐसे ही समस्या को समाधान के लिए जो है ना भारत के सामने जो है ना ये इस प्रकार की समस्याएं जो है ना गंभीर बनी हुई थी। तो यह तो पहला समस्या था। अब हम देखेंगे कि भारत के सामने दूसरा समस्या क्या है। दूसरा समस्या देखते हैं, भारत के समक्ष दूसरा समस्या क्या था। दूसरी चुनौती लोकतंत्र को कायम करने की थी। आप भारतीय संविधान के बारे में पहले ही पढ़ चुके हैं। आप जानते हैं कि संविधान में मौलिक अधिकारों की गारंटी दी गई है और हर नागरिक को मताधिकार दिया गया है। भारत में संसदीय शासन पर आधारित प्रतिमूलक लोकतंत्र को अपनाया। इस विशेषताओं को इन विशेषताओं से यह बात सुनिश्चित हो गई कि लोकतांत्रिक ढांचे में भारत ढांचे के भीतर राजनीतिक मुकाबले होंगे। लोकतंत्र को कायम करने के लिए लोकतांत्रिक संविधान की ज़रूरत होगी, लेकिन इतना भर ही काफ़ी नहीं होता। चुनौती यह भी थी कि संविधान से मेल खाते लोकतांत्रिक व्यवहार बर्ताव चलन में आए। कहने का मतलब कि बहुत सारे लोगों को यह लग रहा था कि क्या हम अपने अधिकारों को, क्या हम अपने विचारों को क्या हम समझ पाएंगे या नहीं समझ पाएंगे। जिसकी वर्णन की बात हो रही है, क्या उसका गठन जो है ना संविधान का गठन जब होगा तो क्या उन सब चीज़ों को जो है ना ये चलन में लाएगा। क्या यहाँ के लोग उन सब चीज़ों को मानेंगे या वो आज की तरह ही हिंदू मुस्लिम करके जो है ना लड़ते रहेंगे। इस प्रकार की बातें लोगों के मन में गढ़ कर गया था। तो ये दूसरी चुनौतियाँ थी। अब तीसरी चुनौतियाँ क्या थी उसके बारे में भी हम जो है ना थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं कि तीसरी चुनौतियाँ जो थी भारत के सामने वह यह थी। तीसरी चुनौतियाँ थी ऐसे विकास की जिससे समूचे समाज का भला हो, न कि कुछ एक तबके का। इस मोर्चे पर भी संविधान में यह बात साफ कर दी गई थी कि सबके साथ समानता का बर्ताव किया जाए और सामाजिक रूप से वंचित तबकों तथा धर्म, संस्कृति, अल्पसंख्यक समुदाय को विशेष सुरक्षा दी जाए। संविधान ने राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत लोक कल्याण के उन लक्ष्यों को भी स्पष्ट कर दिया था जिन्हें राजनीति को जरूर पूरा करना चाहिए। अब असली चुनौती आर्थिक विकास तथा गरीबी के खात्मे के लिए कारगर नीतियों को तैयार करने की थी। कहने का मतलब कि ठीक है, आज़ादी तो हमें मिली, लेकिन ये तीन चुनौतियाँ जिसके बारे में हम यहाँ पढ़े थे, ये तीन चुनौतियाँ हमारे लिए जो है ना विशेष रूप से जो है ना एक ऐसी मुद्दा बन गई थी जिसको सुलझाना इतना सरल नहीं था। ये तमाम समस्याएं, चाहे वह भारत की एकता अखंडता की बात हो, भारत के तमाम नागरिकों की जो है ना उसके मौलिक अधिकार देने की बात हो, या आर्थिक विकास की बात हो, ये तीन समस्या भारत के लिए विकट था। और इन तीनों समस्याओं के सुलझाए बगैर भारत के जो है डेवलपमेंट करना, भारत का विकास करना संभव नहीं था। अब बात यह है कि इन तीनों समस्याओं को जो है ना कैसे सुलझाया जा सकता था, आखिर किस प्रकार के राह पर चलकर भारत इसे हासिल कर सकता था। आपको बता दें, जब भारत स्वतंत्र हुआ उससे पहले ही यह घोषणा कर दी गई थी कि भारत एक लोकतांत्रिक देश बनेगा, जिसमें इसके सभी नागरिकों जो है ना वो समुचित स्वतंत्रता का अधिकार और उसके व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार हो या फिर धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार हो, यानी मौलिक अधिकार दिए जाएंगे और मौलिक अधिकारों के माध्यम से उनकी रक्षा की जाएगी। तो इस प्रकार की बातें थी। थोड़ा सा हम और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है।
आज़ाद हिंदुस्तान में इन चुनौतियों के आगे क्या रुख अपनाया? आज़ाद हिंदुस्तान ने इन चुनौतियों के सामने क्या रुख अपनाया? संविधान में तय किए गए विभिन्न लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में कहाँ तक सफलता मिली? इन पूरी किताब में इन्हीं सवालों को खंगालने की कोशिश की गई है। इस किताब में आज़ादी के बाद के दौर के भारतीय राजनीति की कथा लिखी गई है, ताकि आप खुद इन जैसे सवालों के अपने उत्तर तलाश पाने के काबिल हो सकें। शुरुआत के 3 अध्यायों में हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि ऊपर जिन 3 चुनौतियों का जिक्र किया गया है उनका आज़ादी के बाद शुरुआती सालों में कैसे सामना किया गया। आज़ादी के तुरंत बाद राष्ट्र निर्माण की चुनौती सबसे प्रमुख थी। इस पहले अध्याय में हम इस चुनौती पर ध्यान केंद्रित करेंगे। शुरुआत में उन घटनाओं की चर्चा की जाएगी जिन्हें आज़ादी को एक संदर्भ प्रदान किए। इससे हमें यह समझने में मदद मिलेगी कि आज़ादी के समय राष्ट्रीय एकता और सुरक्षा का सवाल सबसे प्रमुख चुनौती के रूप में क्यों उभरा। इसके बाद हम यह देखेंगे कि भारत ने एक राष्ट्र के रूप में अपने को किस तरह एक साझे इतिहास तथा साझी नियति के फलक पर गढ़ा। अगले 2 अध्याय में हम लोकतंत्र कायम करने की और बराबर तथा इंसाफ पर आधारित आर्थिक विकास हासिल करने की चुनौतियों पर विचार करेंगे। कहने का मतलब क्या है कि यहाँ दिए गए बातों के बारे में चर्चा करते हुए हम कह सकते हैं कि भारत जब स्वतंत्र हुआ उस समय से लेकर और भारत वर्तमान स्थिति तक जो है ना, भारत के सामने जो मुख्य रूप से 3 समस्याएं थी वह तीनों था राष्ट्र निर्माण से संबंधित। अर्थात पहली समस्या जो थी वह संविधान निर्माण की थी। पहली समस्या जो थी वो भारत की एकता और अखंडता की थी, जो विविधताओं के बावजूद सबको संगठित करने की हो और सबको एक साथ ले चलने की। दूसरी समस्या जो थी उसके लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा की थी और तीसरी समस्या जो थी वो भारत के आर्थिक विकास की थी। अगर हम तीनों चीज़ों को ध्यान में रखें तो यह भारत के लिए उस स्थिति में इन तीनों चीज़ों की रक्षा करना इतना सहज नहीं था, इतना सरल नहीं था जितना आज जान पड़ता है। इसके लिए जो है ना हमारे सारे राजनेताओं ने एड़ी चोटी का दम लगाया और तब जाकर जो है ना हमारे देश की जो है ना एकता और देश के लोगों के मौलिक अधिकार और देश के लोगों की विविधताओं यानी भिन्नताओं की रक्षा हो सकी। और आज एक विशाल भारत जिसकी हम कल्पना करते हैं वो हमें दिखाई देता है। तो इसमें कहीं ना कहीं सरदार पटेल की भी जो है ना अहम भूमिका रही है। आइए थोड़ा सा साइड में देखते हैं क्या लिखा हुआ है। इससे कुछ जानने समझने का भी मौका हमें मिल जाएगा। आइए देखते हैं। मेरे मन में हमेशा यह इच्छा रही है कि टाइम मशीन मिल जाए तो मैं थोड़ा पीछे लौट जाऊं, 15 अगस्त 1947 के जश्न में शिरकत करूं, लेकिन यहाँ तो मामला कुछ अलग ही न जाता है। अच्छा देखिए, इनका इच्छा है कि 1947 की समय ये उस स्थिति में पहुँच जाए। क्या ऐसा संभव है? ऐसा संभव होता तो हर व्यक्ति अपने इतिहास में जाकर अपने इतिहास को सुलझा लेता, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। फिर भी कहने का मतलब कि जो हमारे हाथ में है वो तो हम नहीं कर सकते, जो हमारे हाथ में नहीं है वो तो हम नहीं कर सकते, लेकिन जो हमारे हाथ में है वो तो हम कर सकते हैं। और राष्ट्र की एकता और अखंडता हमारे हाथ में है और रहेगा। यदि जब तक हम नहीं चाहेंगे तब तक कोई हमारी एकता और अखंडता को छू नहीं सकता। इसलिए हमें यह हमेशा याद रखना होगा कि हमें अपनी एकता और अखंडता के बारे में सोचना होगा। हमें यह याद रखना होगा कि हम भारतीय हैं और भारतीय होने के नाते हम सभी भारतीयों को अपने अधिकारों को रक्षा करने की जो है ना वो प्रथम प्राथमिकता है। राष्ट्र की एकता और अखंडता सर्वोपरि होनी चाहिए। आइए कुछ नीचे देखते हैं। उस समय रिपब्लिक
ऑफ इंडिया कुछ डाक टिकट है। ये 26 जनवरी 1950 का है, सब 26 जनवरी 1950 का है। क्या लिखा हुआ है नीचे देखते हैं। यहाँ प्रदर्शित 3 डाक टिकट प्रथम गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 1947 के अवसर पर जारी किया गया था। इन टिकटों पर छपे चित्र से आप नए गणतंत्र के सामने खड़ी किन किन चुनौतियों के बारे में जानकारी मिलती है। अगर आपको 1950 में इन डाक टिकटों के डिज़ाइन तैयार करने के लिए कहा जाता तो आप क्या करते हैं। कहने का मतलब ये कुछ प्रश्न आपसे पूछ रहा है। अगर हो सके तो आप इन प्रश्नों का उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में देने का प्रयास कीजिएगा। देखिए, एक में जो है ना चरखा है, दूसरे में हल है, तीसरे में जो है ना कुछ ऐसे बाजा का धुन है। तो कहने का मतलब ये हमारी एकता अखंडता को ही दर्शा रहा है। यह वीडियो आपके लिए स्पेशल बनाया गया है। एक एक करके हम पर डे जो है ना आपको पोल साइंस के जो है ना चैप्टर कंप्लीट करने की दिशा में हम आगे बढ़ेंगे। आपको यह वीडियो देखने के बाद कैसा लगा यह हमें कमेंट बॉक्स में जो है ना अवश्य बताइएगा। और हमारे वीडियो को जो है ना लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिएगा और इसे शेयर करना भी ना भूलिएगा। क्योंकि आपका सहयोग A1 के साथ है तो A1 ज़रूर आगे बढ़ेगा और आपके लिए उन्नत किस्म के जो है ना वीडियो अपलोड करेगा। और आप अपनी आवश्यकता को ध्यान रखते हुए हमें यह भी कमेंट कीजिएगा कि आपको किस विषय का और कैसा वीडियो चाहिए, किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। अवश्य भरोसा रखिए, हम आपके लिए उस स्तर तक जाकर आपके लिए वीडियो बनाएंगे और आपकी समस्याओं का हल निश्चित ही A1 प्रकार से किया जाएगा। चलिए, आप समय देने के लिए धन्यवाद। पूरा वीडियो देखने के लिए भी आपकी शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। मिलते हैं ब्रेक के बाद, तब तक बने रहिए A1 स्टडी सेंटर के साथ।